हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो पहले ज़रूरी सूचना आपको दे देते हैं कि आज 9 AM और 9 PM पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर डेली लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि विवाह सामाजिक संस्था विवाह से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने विवाह और परिवार को सघन अध्ययन किया है? विवाह और परिवार का सघन अध्ययन करते हैं GS घुरिये, KM कपाड़िया, AR देसाई या योगेंद्र सिंह। तो जब किसने पूछा विवाह एवं परिवार का सघन अध्ययन किया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, KM कपाड़िया। उन्होंने मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। इनकी प्रमुख पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। अगर जब कहीं भी पूछा जाए कि परिवार का विस्तृत अध्ययन किसने किया है, तो KM कपाड़िया। अगर नातेदारी का विस्तृत अध्ययन पूछ ले तो इरावती कर्वे। अगला, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? परिवार, विवाह, नातेदारी या धर्म? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। जो समाज में विवाह नामक संस्था होती है, वह यौन संबंधों को नियमित करने का उद्देश्य होता है विवाह का। इस विवाह के माध्यम से दो विपरीत लिंगियों को यौन संबंध की स्वीकृति प्रदान होती है, जिससे उन्हें जो संतान पैदा होता है उससे वैध माना जाता है और उससे समाज में उचित स्थान प्राप्ति होती है। अगला, निम्नांकित में से किसने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है? वेस्टरमार्क, लोवी, मार्डाक या ब्रजेश? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मार्डाक ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के 3 उद्देश्यों की चर्चा की है: यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग एवं संतानों का सामाजिकरण एवं पालन पोषण। अगला है, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है: जनसंख्या के लिंगों के अनुपात पर, धर्म द्वारा, कानून द्वारा या सरकार द्वारा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा जनसंख्या के लिंगों के अनुपात पर। यह सही होगा। कहीं कहीं पर आंसर या तो धर्म दिया रहता है, यह इन दोनों में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन किसी किसी में यहाँ पे जो है धर्म है। लेकिन जब लिंग का अनुपात जहाँ पर समान लिंग होंगे वहाँ पे एक पत्नी विवाह का स्वरूप होता है। जहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक होगी तो वहाँ बहुपति विवाह पाया जाता है, और जहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक होती है वहाँ पे बहुपत्नी प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। अगला, किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन रखरखाव हेतु एक समझौता कहा है? मालिनोवस्की, वेस्टरमार्क, मार्डाक, टाइलर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, मालिनोवस्की। मालिनोवस्की ने जो कहा है कि विवाह जो है बच्चों के प्रजनन एवं देखभाल हेतु एक समझौता है। वेस्टरमार्क का प्रमुख कथन है कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ रहने वाले संबंध है, जिसे प्रथा या कानून से स्वीकार्यता प्राप्त होती है, अर्थात प्रथा एवं कानून के द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है, जिसमें विवाह करने वाले व्यक्ति के और उसके पैदा हुए संभावित बच्चे के बीच एक दूसरे के प्रति अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेशन होता है, ऐसा वेस्टरमार्क कहते हैं। मार्डाक ने कहा है कि एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंधों और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा एक कारक विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण नहीं है? तो महत्वपूर्ण नहीं है यौन संतुष्टि, लिव इन रिलेशनशिप, इस प्रकार के संगठन से उत्पन्न बच्चों की वैधता एवं आर्थिक सहयोग? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा बी, लिव इन रिलेशनशिप विवाह नामक संस्था का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। और इन तीनों कार्यों की चर्चा कौन करते हैं? GP मार्डाक। अगला, किसने कहा है कि
विवाह बीमार आत्माओं का एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसने कहा है? तो लूथर, बीर स्ट्रीट, प्रभु या कुले। तो राइट आंसर ए हो जाएगा कि मार्टिन लूथर के द्वारा यह कहा गया है कि विवाह जो है बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। अगला है, किसने कहा है कि विवाह नातेदारी का स्रोत है? डब्ल्यू वेस्टरमार्क, इरावती कर्वे, बी मैलिनोवस्की, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी। विवाह नातेदारी का स्रोत है, यह किसने माना है? तो यह इरावती कर्वे का कथन है। अगला है, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं। यह कथन किसका है? डब्ल्यू जी समनर, ए जी केलर, वेस्टरमार्क, मैकाइबर एवं पेज। तो विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है। यह कथन संबंधित है मैकाइबर एवं पेज से। मैकाइबर और पेज ने कहा है कि विवाह स्वयं में एक संस्था है, न कि प्रथा। संस्थाओं में बाहरी चिन्ह होते हैं, जबकि संस्थानों की बात करते हैं तो हम नियंत्रण की प्रणाली के बारे में सोचते हैं जो कि व्यक्तिगत संबंधों से परे होती है, ऐसा मैकाइबर कहते हैं। अगला है, कौन कहता है कि एक विवाह है, रहा है, रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार है? किसने कहा केवल जो विवाह है एक विवाह ही हर समय रहा है, रहेगा और आगे भी रहेगा? मॉर्गन, बी मैलिनोवस्की, वेस्टरमार्क या मनु। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह बी होगा, मैलिनोवस्की। और वेस्टरमार्क ने भी एक विवाह को प्रारंभिक स्वरूप माना है, लेकिन इन्हीं का समर्थन करते हुए बी मैलिनोवस्की ने भी कहा है कि एक विवाह है, रहा है, रहेगा केवल एक ही विवाह का प्रकार है, जो अर्थात एकमात्र सही रूप में एक ही विवाह रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बी माना है आयोग द्वारा। और वेस्टरमार्क ने विवाह के प्रारंभिक स्वरूप से माना है, परिवार का प्रारंभिक स्वरूप एक विवाह ही माना है। अगला है, विवाह का उद्गम परिवार में है, न कि परिवार का विवाह में। यह किसने कहा है? गिलिंग एंड गिलिंग, वेस्टरमार्क, बोगार्ट्स, हावेल। तो विवाह का उद्गम परिवार में है, न कि परिवार का विवाह में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वेस्टरमार्क का कथन है कि विवाह की जड़ें या उद्गम परिवार में है, न कि परिवार की विवाह में। अगला, किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक नहीं है? ब्रीफाल्ट, समनर, वेस्टरमार्क या मनु। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा सी, कि विवाह नियमित यौन संबंधों में कुछ अधिक नहीं है। या किसने कहा है? वेस्टरमार्क का कथन है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। अगला प्रश्न है, विवाह का समाजशास्त्र के संदर्भ में केंद्रित रहता है? भूमिकाओं की व्यवस्था, शिशु पालन की प्रक्रिया, संस्कारों एवं समारोहों पर, या पुरुष एवं स्त्रियों के बीच यौन संबंधों पर। तो अगर समाजशास्त्री संदर्भ में विवाह को देखा जाए तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वह भूमिकाओं की व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, अर्थात केंद्रित रहा है। इसके अंतर्गत विवाह के माध्यम से नए संबंधों की स्थापना होती है और संबंधों के माध्यम से नई नई भूमिकाओं का पालन करने के लिए किसी को प्रेरित होते हैं। अगला, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में के अनुसार विवाह का अध्ययन इस पर आधारित है: कर्मकांड एवं संस्कार पर, पुरुष एवं स्त्री के बीच यौन संबंध पर, शिशु पालन की प्रक्रिया पर, भूमिकाओं की व्यवस्था पर। तो पिछले क्वेश्चन में देखा है तो विवाह जो है समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में माना गया है कि विवाह का जो अध्ययन आधारित है वह भूमिकाओं की व्यवस्था पर आधारित है। अगला है, विवाह अति वैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र है?
नहीं बल्कि सामाजिक क्रियाविधि है। तो किसने कहा कि व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं होकर सामाजिक क्रियाविधि है, जिससे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है, अर्थात समाज में एकीकृत करने अर्थात एकजुटता बनाए रखने के लिए इसे बनाया गया है। तो विवाह के संबंध में यह कथन संबंधित है मजुमदार एवं मदान, वेस्टरमार्क, गिलिंग एंड गिलिंग, एडर्सन एंड पार्क। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा मजुमदार एवं मदान का कथन है कि विवाह जो है वह व्यक्तिगत उपकरण मात्र नहीं है, यह एक सामाजिक क्रियाविधि है जिसके माध्यम से समाज की सुदृढ़ता अर्थात एकीकृत को पोषित करने हेतु रचा गया, अर्थात उसे एकीकृत को बनाए रखने के लिए लाया गया है। अगला प्रश्न है पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह है, सोरोगेट, पैटर्नल, क्रॉस कजिन मैरिज, एंडोगैमी, हाइपोगैमी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा बी पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज जो होता है पिता की बहन अर्थात फुआ की पुत्री के साथ विवाह जो होता है पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज होता है। इसे विषमलिंगी सहोदर की संतान या विषमलिंगी सहोदरेज या ममेरे फुफेरे भाई बहन कहलाते हैं, इनके बीच विवाह को कहा जाता है। अगर यहाँ पर दो प्रकार के हो सकते हैं, अगर व्यक्ति अपने मामा की लड़की से विवाह करता है तो इसे मातृपक्षी विलिंगी सहोदर विवाह कहा जाता है, अगर यदि वह अपनी बुआ की लड़की से विवाह करता है तो इसे पितृपक्षी विलिंगी सहोदर विवाह कहते हैं। अगला प्रश्न है देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है अपनी मृत पत्नी की बहन से, उच्च जात की स्त्री से, निम्न जात की स्त्री से या अपने मृत भाई की विधवा से। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा देवर विवाह जब होगा कि एक विधवा अपने मृत पति के भाई से विवाह करती है तो उसे देवर विवाह कहते हैं या लेवीरेट विवाह कहते हैं। अगला लेवीरेट विवाह है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह लेवीरेट विवाह होता है। अगला है देवर विवाह या साली विवाह का उदाहरण है भातृक बहुप्रथा के, विनिमय के प्रकार के, अधिमान्य विवाह के, निषेध विवाह के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो होगा विनिमय के प्रकार अधिमान्य प्रकार के विवाह में शामिल किया जाएगा, इसे अर्ध रूप से माना जाता है। जब किसी व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति से विवाह करने का विशेष अधिकार, इसमें अधिकार प्राप्त होता है पहले कि अगर पत्नी मर जाती थी तो उसकी बहन अर्थात साली से विवाह होता था, अगर पति मर जाता था तो उसके भाई अर्थात देवर से विवाह होता था, तो इसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त था शुरू से ही, तो इसीलिए अधिमान्य विवाह इसे कहा जाता है। अगला है सोरोगेट विवाह है बहन भाई के बीच विवाह, मौसी के लड़की के साथ विवाह, मृत पत्नी की बहन या विदुर पुरुष के साथ विवाह या बुआ की लड़की के साथ विवाह। तो सोरोगेट जो होता है वह साली विवाह इसे कहते हैं। तो यह मृत पत्नी के बहन के साथ या विदुर पुरुष के साथ विवाह को सोरोगेट विवाह कहा जाता है। अगला है विवाह किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है। विवाह एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या समूह विवाह। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा। समूह विवाह का स्वरूप जो है यह विश्व में वर्तमान समय में कहीं नहीं पाया जाता है। तो यह जो है समूह विवाह की चर्चा कौन करते हैं, मार्गन ने 5 प्रकार के परिवार की चर्चा की या विवाह की चर्चा की है, तो उसी में उन्होंने समूह विवाही परिवार की चर्चा किया था। अगला है एक ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों की नियमितता वैधता प्रदान करने हेतु उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है। तो यह प्रश्न पीछे हम देख चुके हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा विवाह।
अगला है विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह करता है तो कहलाता है भातृक बहुपति विवाह, अभातृक बहुपति विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। तो यहाँ पूछा है कई एक व्यक्ति होगा कई स्त्रियों से विवाह करेगा तो उसे बहुपत्नी विवाह कहेंगे। अगर एक स्त्री होती और कई पुरुष होते हैं तो उसे बहुपति विवाह कहा जाता है। और वहीं पे अगर एक स्त्री सभी भाइयों के साथ विवाह करती है तो उसे भातृक बहुपति विवाह कहते हैं। अगर एक स्त्री बहुपति विवाह करती है लेकिन वह भाई नहीं होते हैं या आसपास एक ही समूह के होते हैं तो उन्हें अभातृक पति विवाह कहा जाता है। अगला है भारत में जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह। तो राइट आंसर हो जाएगा बहुपति विवाह प्रचलित है जौनसार बाबर की खस जनजाति में। अगला है बहुपति विवाह का अर्थ है एक विधवा का पुनर्विवाह करना, अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों के साथ विवाह करती है या एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है या एक तलाकशुदा स्त्री पुनर्विवाह करती है। तो यहाँ पे बहुपति विवाह जो होता है वह एक स्त्री का एक समय में एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करना बहुपति विवाह कहलाता है। अगला प्रश्न है जब एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पति हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बहुपति विवाह कहते हैं। सेम क्वेश्चन वही है, बस प्रश्न को थोड़ा सा उलट कर दे दिया है। जो प्रश्न में पूछा था उसे उत्तर में दे दिया, जो उत्तर में पूछा था उसे प्रश्न में दे दिया है। अगला है द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह उदाहरण है अभातृक बहुपति विवाह, भातृक बहुपति विवाह, शाली विवाह, समकालीन विवाह। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भातृक बहुपति विवाह है जो द्रौपदी का पांडवों से विवाह हुआ था। अगला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया है? डी.एन. मजूमदार, W.R. एच रिवर्स, T.N. मदान, विलियम क्रुक। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा विलियम क्रुक द्वारा अपनी पुस्तक द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गुर्जरों के बहुपति प्रथा का उल्लेख किया गया है। वहाँ के शासक से हुई बातचीत के आधार पर क्रुक ने गुर्जर समुदाय के भाइयों के बीच पत्नी का साझा एक उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा कि लड़की का विवाह सामान्यतः उसके बड़े भाई के साथ होता है जो बूढ़ा न हो और उन दोनों के बच्चे भी उसी के माने जाते हैं, जबकि उसे और उसके भाइयों को यह पता होता था कि वह स्त्री सभी भाइयों के लिए उपलब्ध होती है। अगला है नीचे दिए गए कथन को अभिकथन और दूसरे का कारण है कहा गया है। तो निकटाभिगम निषेध सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं। कारण दिया है निकटाभिगम निषेध का कारण निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों के प्राकृतिक अरुचि का होना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह हमारा हो जाएगा सी। कथन तो हमारा सही है लेकिन कारण जो है गलत है। प्राकृतिक अरुचि नहीं होती है बल्कि निषेध इसलिए लगाया जाता है ताकि वह जो उनकी रुचि होती है यौन संबंधों निकट के जो संबंधी होते हैं उनके प्रति जो उनकी यौन संबंध की रुचि होती है उसे नियंत्रित रखा जाए। तो इससे संबंधित दो महत्वपूर्ण तथ्य फ्रायड और लेवी स्ट्रास ने कहा है कि स्वयं समाज की उत्पत्ति है निकटाभिगम निषेध से हुई है और टेबू पोलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और मलेशिया के टाबू शब्द से मिलता जुलता टैबू शब्द लिया गया है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा।